नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आज बात केदारनाथ रक्षा यात्रा जारी, सियासत भारी। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव से पहले राज्य में केदारनाथ धाम से जुड़े मुद्दों पर सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बुधवार से केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत कर दी है और ये यात्रा अगस्त माह तक चलने वाली है। ये यात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम तक जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने हर की पौड़ी पैड़ी पर पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार केदारनाथ धाम समेत अन्य धामों का व्यवसायीकरण कर रही है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि बीजेपी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। केदारनाथ धाम से शिला ले जाकर नई दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया और केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के नाम से चंदा वसूला जा रहा है। ट्रस्ट के क्यूआर कोड पर आज भी चंदा लिया जा रहा है और इसके अलावा केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना कहां गायब हो गया, ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। ऐसे तमाम सवालों को कांग्रेस इस यात्रा के जरिए उठा रही है और वहीं कांग्रेस के इन सभी आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे कार्यक्रम चला रही है। कांग्रेस की इस यात्रा के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ पहुंचकर केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा भी लिया, साथ ही जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की ये यात्रा धाम के रक्षा की यात्रा है या उपचुनाव की तैयारी का नतीजा है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू कर दी है। ये यात्रा अगस्त महीने तक चलेगी। ये यात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम तक जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार केदारनाथ धाम समेत अन्य धामों का व्यवसायीकरण कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए ये यात्रा निकाल रही है। और असलियत यह है कि राम का नाम लेने वाले, भगवान केदार की बात करने वाले खुद एक व्यवसायी के मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं, शिलान्यास करते हैं और कहते हैं कि यहाँ आगे भी वही पुण्य मिलेगा जो केदारनाथ जाके। मन चंगा तो कटौती में गंगा भाई, आप ध्यान यहीं बैठ के कर लो, केदार बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं, एक्सपोज करने का ही काम है। एक कानून बना दिया, ये कहते हैं हमने कानून बना दिया, लेकिन 10 तारीख और 19 तारीख के आपके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। आप बताएं, 10 को सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री या 19 तारीख को सच बोल रहे? दूसरा, उन्होंने कहा हमने कानून बना दिया, इस नाम का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। वैसे बहुत लाउड एंड क्लियर है कि ये चारों धाम हमारी आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक हैं। इनके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ की जाएगी, हमारी परंपराओं के साथ, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के साथ कभी छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ गलत कदम उठाए जाएंगे, तो उसके खिलाफ उत्तराखंड का जनमत जो है खड़ा होगा। और कांग्रेस उसी भावना से कि इन्होंने केदारनाथ में केवल धाम बनाने, दूसरा धाम बनाने का पाप ही नहीं किया था। इन्होंने केदारनाथ में और बद्रीनाथ में जिस तरीके से तोड़ फोड़ की है, स्थानीय लोगों के हक हकूक आदि को कुचला है। देखिए, केदारनाथ में उपचुनाव प्रस्तावित है और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में, चाहे उनके केंद्र में सरकार रही हो चाहे प्रदेश में सरकार रही हो, उनके कार्यकाल में बाबा केदारनाथ जी के धाम में, बद्रीनाथ जी में, यमुनोत्री गंगोत्री के विकास के लिए कोई भी काम उनकी सरकार नहीं कर पाई। और जब से नरेंद्र भाई मोदी जी ने केंद्र में
बागडोर संभाली है। हमारे चारों धामों का चौमुखी विकास हमारी डबल इंजन सरकार ने द्वारा किया गया है। और हम बाबा केदारनाथ जी के धाम की बात करें तो केदारनाथ में जिस प्रकार से जिस आपदा का जो दंड झेला, उसके बाद केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान जो तैयार किया गया, यमुनोत्री गंगोत्री के मास्टर प्लान की तैयारी सरकार कर रही है। वहीं एक ओर जहां कांग्रेसी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस को याद दिलाया कि साल 2015 में मुंबई में 11 करोड़ की लागत से भव्य बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया था, जिसके शिलान्यास के मौके पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए थे। भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार ने धामों, मंदिरों और ट्रस्टों के नाम का उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। इसके साथ ही बीजेपी सरकार सभी धामों को दिव्य और भव्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों का भी जायजा लिया। बावजूद इसके कांग्रेस का भाजपा पर आरोप लगाया जाना तथ्यहीन है। केदारनाथ धाम के लिए और श्री बद्रीनाथ धाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्टेड हैं। वो लगातार उनके कामों की मॉनिटरिंग भी करते हैं। दोनों धामों में उन्होंने मास्टर प्लान लागू भी किया है और उसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अभी इससे पहले जब वहाँ बर्फ़ से ढका हुआ था, उस समय भी उस पर जितना संभव हो सकता था उतना काम लगातार होता रहा। और किसी भी काम को करने में वक्त लगता है, समय लगता है, और विकास कार्यों को जो उसका एक तरीका है काम करने का, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर जो काम होता है, उस हिसाब से वहाँ काम हो रहा है और बहुत प्रगति से काम हो रहा है। जनता पार्टी ने और भाजपा सरकार ने आस्था, विश्वास और केदारनाथ धाम के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ये क्षम्य नहीं है, ये अपराध है, पाप है। और सनातन धर्म में जो अनुयायी हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनकी भावनाओं के साथ भी कहीं न कहीं भाजपा ने एक प्रकार से प्रहार किया है। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अब इस यात्रा के जरिए इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी, साथ ही सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश करेगी। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है? क्या कांग्रेस की ये यात्रा राजनीतिक लाभ के लिए है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में चर्चा आज इसी बात को लेकर, क्योंकि इस रक्षा यात्रा के शुरुआती दौर में ही सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। और सवाल एक बार फिर से कि आखिर 228 किलो सोना जो गायब हुआ, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या राजनीतिक एक तरीके से ये बयानबाजी है और आरोप प्रत्यारोप है, या फिर वाकई कुछ हित की बात निकलकर सामने आएगी? शुरुआत करते हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सत्यवीर चौहान हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजू त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक रावत यूकेडी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रजनीकांत सेमवाल जी हैं जो चारधाम महापंचायत के मीडिया प्रभारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुलदीप राणा जी हैं एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और शुरुआत जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, रक्षा यात्रा के जरिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं, या अपना कोई स्वार्थ विपक्ष को इस चुनावी उपचुनावी या माहौल में नजर आ रहा है, या फिर उद्देश्य वाकई है, चिंता है? मंजू त्रिपाठी जी, विपक्ष को देखिए, बिल्कुल चिंता है। इसीलिए हमारे एसएसबी प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा सनातन धर्म की जागरूकता को लेकर है। यह एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि केदारनाथ धाम की अस्मिता को बचाने की यात्रा है। आपने देखा, अभी आपने दिखाया ना कि किस तरह से 10 और 18 के बयान में मुख्यमंत्री जी का बदलाव है। जब इन्होंने, भाई आप धाम, चारों धाम में
एक धाम है, उसको आप कैसे धाम को उठा के किसी दूसरी जगह पर बैठा सकते हैं? जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे ये गणेश गोदियाल जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री जी को ये सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपने धाम लिख भी दिया है तो मुख्यमंत्री जी अपनी गलती स्वीकार करें और उसको देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं है, हम उनका तो इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करूंगी कि उन्होंने धाम हटाने का निर्देश दिया। लेकिन ये केदारनाथ धाम, भाई आज केदारनाथ धाम आप उठा के कर देंगे, कहेंगे उतना ही पुण्य, इससे देश राज्य को कितना आर्थिक नुकसान हुआ, आपकी जो धार्मिक आस्था है उसको कितना ठेस पहुंचा। आप सनातन काल से सदियों से चले आ रहे केदारनाथ धाम को जिससे मतलब अस्तित्व है, आप उसको उठा के दिल्ली पहुंचा देंगे कि जितना ही पुण्य, जितना आपको केदारनाथ धाम जाने का मिलेगा उतना ही। बिल्कुल ठीक बात है, ये चिंता लाजमी है विपक्ष की, लेकिन विपक्ष की जो चिंता है या सवाल है काफी लेट लतीफी से सामने आते हैं मंजू त्रिपाठी जी, इसलिए ये सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर विपक्ष किसी मसले को लेकर गंभीर है, संजीदा है, तो सवाल भी उसी तरीके से उठाए जाने चाहिए और ये गंभीरता भी उसी तरीके से नजर आनी चाहिए। खैर, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। हमारे साथ रजनीकांत सेमवाल जी भी जुड़े हुए हैं। रजनीकांत सेमवाल जी, आज कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम केदारनाथ धाम पहुंचे, पूजा अर्चना की, और जो खबर या जो सामने आ रही है बात कि आपकी मुलाकात भी हुई धामी से, तो प्राधिकरण को लेकर, बनाए जाने को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है? कल ही हम तीर्थ पुरोहित महापंचायत है जिसके महासचिव डॉक्टर ब्रजेश पटेल जी के नेतृत्व में चारों धामों के तीर्थ पुरोहित उनसे मिलने गए थे और बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ एक 1.5 घंटे की मीटिंग हुई। और यात्रा प्राधिकरण को लेके कुछ शंकाएं थी, हमारे मन में भी थी, क्योंकि जैसे देवस्थानम बोर्ड को लागू किया गया था, उस काले कानून को लागू किया था, तो ऐसे आशंका भी थी कि क्या इससे कितना भिन्न है। तो लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर धामी जी, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है जो यात्रा प्राधिकरण होगा उसको जो फाइनल होगा उससे पहले चारों धामों के हकदारी तीर्थ पुरोहितों से राय मशवरा के बाद ही उसको लागू किया जाएगा। और उसमें जो अपना क्राउड मैनेजमेंट को लेके, यात्रियों की सुविधाओं को लेके जो बात कही जा रही है कि उस पर फोकस किया जाएगा कि क्योंकि आने वाले सालों में और भी तीर्थ यात्री बढ़ने लाखों हैं, फिर करोड़ों में जाएंगे, तो जो हमारे लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं उनकी सुविधाओं के लिए कि उनको कोई असुविधा ना हो, क्राउड मैनेजमेंट का रहता है कि कैसे उनको हैंडल करना है, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा यात्रा प्राधिकरण का, ना कि डायरेक्ट मंदिर समितियों पे कोई हस्तक्षेप की बात कही जा रही है। और उससे पहले उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव के साथ और सभी पहलुओं पे ध्यान देने के बाद तीर्थ पुरोहितों से राय मशवरा के बाद तभी लागू। बिल्कुल, तीर्थ पुरोहितों से रायशुमारी की जाएगी, राय ली जाएगी, उसके बाद इसको लेकर आगे। हालांकि आज निर्माण कार्य को लेकर भी वो मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए और कई अहम बातों का जिक्र किया कि जो निर्माण कार्य है बेहद संजीदगी के साथ आगे बढ़ेंगे और कराए जाएंगे। लेकिन विपक्ष के सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूकेडी से। दीपक रावत जी, जिस तरीके की सियासत ये सामने आ रही है रक्षा यात्रा के शुरुआती दौर में, और एक बार फिर से जो सोना चोरी हुआ उसका जिक्र हो रहा है। सोनी जी, सर्वप्रथम तो ये है कि विडंबना है इस प्रदेश की कि पलायन रोकते रोकते भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमारे धामों का भी पलायन करने चल पड़े। कांग्रेस ने तो 2015 में बद्रीनाथ धाम को मुंबई पहुंचा दिया और भारतीय जनता पार्टी भी पीछे पीछे चलती हुई जो कि एक पलायन आयोग बनाया स्पेशल कि यहाँ के लोगों का पलायन रुक सके। भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस का अनुसरण करते करते केदारनाथ को दिल्ली ले गई। अब आज आप ये विडंबना देखिए कि अगर विपक्ष हल्ला नहीं करता तो ये तो वहां पर शिलान्यास, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिलान्यास तो करके आगे थे, चंदा भी इकट्ठा शुरू हो गया था। सोनी जी, आज सुबह अगर सुबह शिलान्यास किया जाता है, पत्थर की ईंट रखी जाती है
और शाम तक होते होते QR कोड जारी हो जाता है। यानी पूर्ण सुनियोजित तरीके से पिछले 2 साल से ये कार्यक्रम चल रहा था। ये केदारनाथ धाम को दिल्ली शिफ्ट करने का पूरा प्रोग्राम चल रहा था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो केदारनाथ शिवलिंग वहां पर स्थापित किया गया, उसकी जो शिला यहां से ले जाई गई, वो किस मंत्री के या किस अधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार वहां ले जाई गई, जिसका शिवलिंग। और दूसरी बात, प्रतीकात्मक शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने जवाब देंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए जी। विपक्ष ने नहीं कर रखा है। यहां पर वही पुण्य मिलेगा। पुण्य शब्द का इस्तेमाल भी मुख्यमंत्री ने किया है। जो पुण्य आपको केदारनाथ जाके मिलता है, जो व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, वो 12 मास 12 महीने यहाँ आके कर सकता है। इस शब्द का भी विपक्ष ने नहीं बोला। ये शब्द भी मुख्यमंत्री ने बोराडी में खुद स्वयं बोले हैं। अरे मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं, उत्तराखंड क्रांति दल आश्चर्य कर रहा है कि इतनी बड़ी घटना होती है और तीर फिरोजे पंडे समाज जब विरोध में आते हैं, बीकेटीसी का अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या धर्मस्य विभाग है इस प्रदेश में? क्या धर्मस्य विभाग ने? बिल्कुल, तीर्थ पुरोहित तो अब शांत हो गए हैं क्योंकि आश्वासन मिल चुका है। देखिए सोनी जी, क्या धर्मस्य विभाग मंत्री ने आश्वासन दिया? क्या केदारनाथ के जो रावल है उनसे अनुमति ली गई? क्या बीकेटीसी के अध्यक्ष उनकी अनुमति ली? और जो केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम प्रदेश सरकार कर रही है, इसका क्या रोल है? और इसका रोल जाहिर हो जाता है जब स्वयं मुख्यमंत्री वहां जाके उसका उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि वो कह देगी कि वो किसी प्राइवेट आदमी का कार्यक्रम था, तो सोनी जी आप मुझे एक जानकारी 2 मिनट दीजिएगा। क्या मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम कहीं भी हो सकते हैं? मुख्यमंत्री जी कहीं भी चले जाते हैं। एक पूरी टीम होती है जो टीम डिसाइड करती है कि आज मुख्यमंत्री जी ने किस कार्यक्रम में जाना है और किस कार्यक्रम में नहीं जाना है। पहली बार प्रथम दृष्टा जब हमारे संज्ञान में बात आई तो हमें बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कैसा है कि कोई केदारनाथ धाम का शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री की टीम में एक भी समझदार व्यक्ति नहीं था कि जो मुख्यमंत्री जी को ये बता पाता कि जी ये तो गलत हो रहा है, धाम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, केदारनाथ धाम को दिल्ली। ठीक है, इस बात का जवाब ले लेते हैं सत्यवीर जी से। सत्यवीर जी के बाद कुलदीप राणा जी का रुख करेंगे। सत्यवीर जी, देखा जाए ये गंभीर आरोप भी है। एक तो व्यवसायीकरण का आरोप, जो कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मंदिरों और सनातन धर्म का जिक्र करती है और किस तरीके से धर्म और आस्था को लेकर जो बयानबाजी सामने आती है और भव्य दिव्य बनाए जाने को लेकर, और दूसरी तरफ व्यवसायीकरण के आरोप कि आज भी चंदा वसूलने का काम किया जा रहा है और शिलापट का भी जिक्र किया गया, यहां पर शिलान्यास जो किया गया। इन सभी सवालों के जवाब। सोनी जी, मैंने सभी को बड़ा धैर्य से सुना और मैंने कांग्रेस पार्टी के और इस प्रदेश के पूर्व नेता हरीश रावत जी को भी सुना, उनकी आपने बाइट जलाई, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी सुना और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता उनको भी सुना। मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूं सोनी जी, केदारनाथ में किसकी आस्था है? केदारनाथ में तो जो सनातन के मानने वाले लोग हैं उनकी आस्था है, किसी अन्य व्यक्ति की तो आस्था है। सत्यवीर जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी। सोनी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। सोनी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सुन पा रहे हैं। हाँ सोनी जी, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि केदारनाथ में तो सनातन के मानने वाले लोगों की आस्था है। मेरा प्रश्न इसलिए है और मैं इसलिए बताना भी चाह रहा हूं कि सनातन धर्म के लोग ही वहां पर है, वही वहां पर जाते हैं, वहीं वो उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और मैं अभी का सत्र, इससे पहले बजट सत्र से पहले जो 18वीं संसद गठित हुई है, उसमें आप सुन लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता और कांग्रेस पार्टी के कुल गौरव आदरणीय राहुल गांधी ने, जिनको की पहली बार कोई संवैधानिक पद भारतीय संसद के अंदर मिला है, उन्होंने किस प्रकार के शब्दों का वहां पर प्रयोग किया, कोई एक सनातन को मानने वाला सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता यहां पर जो बैठी है, क्या ये बता सकती है कि हिंदू हिंसक होता है? ये भी उसी सनातन धर्म से आती है। क्या ये उस बयान को क्या कोट कर सकती है? क्या उस बयान का समर्थन कर सकती है? फिर इन्होंने कहा कि इनके यशस्वी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो करण मेहरा जी है, इतने यशस्वी है, ये यहां पर मुझे ये कम से कम ये कहने में कोई किसी प्रकार की भी किंतु परंतु की आशंका नहीं है और कोई मुझे इसमें सोचने के लिए 2 सेकंड नहीं लगाना। कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है महिला है,
ये सावन का महीना चल रहा है, पिछले बार भी इसी समय सावन का महीना चल रहा था। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी महिला मंत्री रेखा आर्या जी है। जब वो इसी समय कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होती है तो इन्हीं के यशस्वी अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष करण मेहरा जी, उन्हीं का बयान था कि महिलाओं को कांवड़ यात्रा में नहीं जाना चाहिए। उनके 7 महीने में एक विशेष अवस्था आती है। क्या ये कांग्रेस पार्टी की जो महिला प्रवक्ता यहाँ बैठी है, क्या उस बयान का समर्थन करती है कि उनको महिलाओं को नहीं जाना चाहिए कांवड़ यात्रा में? वो बयान आज भी मीडिया के पटल पर गूंजता हुआ है, उसका उत्तर कोई कांग्रेसी देते हुए नहीं फिर रहा है। और अभी मैं आपके ही चैनल पर हरीश रावत को भी सुन रहा था, आपने उनकी डिबेट, उनकी बाइट सुनाई। यही हरीश रावत थे जब वो कांग्रेस पार्टी के सर्वे हुआ करते थे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो कि एक मौजूदा वक्त की बात चल रही है। ऐसा तो इतिहास बहुत लंबा होगा, अगर हम पिछले उसमें जाएंगे सत्यवीर जी तो इतना समय नहीं है, क्योंकि और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। तो जितना सवाल पूछा गया अगर उसका ही जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। मैं इतिहास में मत सोनी जी आ रहा हूं, जो उन्होंने कहा है उसका उत्तर दे रहा हूं मैं। ये यात्रा एकमात्र राजनीतिक यात्रा है, केवल क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव है। यही हरीश रावत थे जिन्होंने कहा था कि ये जो गंगा मैया जो सनातन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है, जिसकी पवित्रता को कोई किसी प्रकार से भंग नहीं कर सकता, उसको पहली बार अगर नाले का शब्द देने का उपयोग भी किया, और प्रयोग भी किया हरीश रावत उस मुख्यमंत्री थे। और ये सनातन की बात करते हैं, केदारनाथ को मानने की बात करते हैं। आप ये सोचिए कि यही उत्तराखंड में कह रहे थे कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी प्रदेश के मुखिया होते हुए। उस सवाल का जवाब ये नहीं है सत्यवीर जी, जो सवाल पूछा गया आपसे उसका जवाब ये है ही नहीं। कंप्लीट करो, थोड़ा सा समय मुझे देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। उनके मुखाग्र बिंदु से इस प्रकार का शब्द नहीं निकले कि यहाँ पर उत्तराखंड में अगर यूनिवर्सिटी भी बनेगी, इस प्रकार की यूनिवर्सिटी पड़ेगी जिसमें सभी वर्ग के लोग पढ़ेंगे, सभी का उत्थान होगा। ये कांग्रेस की मानसिकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केदारनाथ की मैं बताना चाहता हूं, केदारनाथ में 2013 का वो अष्ट देख लीजिए सोनी जी, उस समय की तस्वीरें उठा लीजिए और आज की तस्वीरें उठा के देख लीजिए। वहां पे अभी तीर्थ पुरोहित जी बैठे, वो बताएंगे कि 2013 मैं चल राजनीतिक दल से हूं, वो बताएंगे आपको कि 2013 में किस प्रकार की वहां भयावह स्थिति, वहां पर दूर दूर तक मनुष्य देखने को नहीं मिलता था, इस प्रकार का वहां तांडव था। कांग्रेस ने उस समय देख लीजिए किस प्रकार था, उस समय की यात्रा उठा के देख लीजिए और इस समय की यात्रा, उस समय के तीर्थ पुरोहित या वहां के जो रहने वाले लोग हैं जिनकी उस ठीक है। सत्यवीर जी वापस लौटेंगे, चूंकि समय ब्रेक का हो रहा है, इसके बाद कुलदीप राणा जी का रुख करेंगे जब ब्रेक से वापसी करेंगे, क्योंकि ये राजनीति जो है, जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ये उपचुनाव में इस तरीके की राजनीति के लिहाज से ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, या फिर वाकई कुछ सच्चाई है और विपक्ष संजीदगी के साथ ये आरोप लगा रहा है, सवाल उठा रहा है? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के गंभीर सवाल भी हैं, क्योंकि धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप विपक्ष लगा रहा है सत्ता पक्ष में के ऊपर, और उपचुनाव में किस तरीके से राजनीतिक लाभ लिया जाए, और कहीं न कहीं इस लिहाज से भी इसे देखा जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आपका रुख करेंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो मंदिर होते हैं, जो तीर्थ स्थल होते हैं, वहां पर दान पेटी लगी होती है, स्वेच्छा से लोग जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, और जो दान उन्हें करना होता है, यहाँ पर व्यवसायीकरण का एक आरोप, चंदा वसूलने का एक आरोप विपक्ष की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए सोनी, धार्मिक मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये भारत के लिए भी और भारतीय समाज के लिए भी ये बहुत नकारात्मक है और निराशाजनक है। देखिए, मंदिरों में जो दान पेटी लगी होती है, उसके पीछे जो मैं एक महत्वपूर्ण कारण देखता हूं कि वो दान पेटी, वो वहां पे कोई चीजें फिक्स नहीं होती हैं, वो आपके द्वारा जो आस्था से आप स्वेच्छा से दान करते हैं वो उस पर निर्धारित होता है। बिल्कुल ठीक है। और इसका जो उस दान पेटी में जो भी जितना भी धनराशि इकट्ठी होती है, वो मंदिर के व्यवस्थाओं को पुनर्व्यवस्थित करने में, उनके सुलभ संचालन में, उनमें इस्तेमाल की जाती है।
ठीक है, क्योंकि मंदिर में पुजारी होते हैं, उनसे जुड़े हुए अन्य लोग भी होते हैं, ठीक है, एक पूरी व्यवस्था होती है मंदिर की, ये उससे जुड़ी हुई होती है। जहां तक व्यवसायीकरण की बात है, ये एक दृष्टिकोण है कि आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी चीज को कैसे देखते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। ठीक, अब अगर आप, क्योंकि उत्तराखंड एक मंदिरों का प्रदेश है, इसको देवभूमि कहा गया है, इसलिए कहा गया कि यहाँ पर आप हर कदम पे, हर मोड़ पर आपको एक न एक मंदिर दिखाई देगा। तो अब एक दृष्टि तो ये है कि ये आस्था है का केंद्र है, देवभूमि है, दूसरी तरफ आप इसे धर्म की दुकान भी कह सकते हैं। तो ये तो दृष्टिकोण है कि हम इसको कैसे देख रहे हैं और हम इसके प्रति क्या नजरिया पैदा करते हैं समाज में। ठीक, दूसरी बात ये है सोनी की ये दान पेटियां आज ही नहीं लगी हैं, बिल्कुल ये वर्षों वर्ष पहले से चली आ रही है, जब देश में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आज से नहीं चली आ रही है, ये जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भी दान पेटियां मंदिरों में रखी होती थी, और ये तमाम ग्रंथों में, तमाम बातों उसमें, धार्मिक किताबों में, पुस्तकों में ये बातें निकल करके आती हैं, ऐतिहासिक किताबों में ये बातें निकल करके आती हैं। ठीक है, अब अगर हमें इन चीज़ों को लेकर के अगर हम समाज को भ्रमित करना चाहते हों तो हमारे पास तो कहने, अनर्गल बयानबाजी करने के लिए बहुत कुछ है, हम उसमें कह भी सकते हैं, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, मैं कोई संत या महात्मा या कोई प्रवचन करने वाला व्यक्ति नहीं। कुलदीप राणा जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, वापसी करेंगे। इसी बीच चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, रूबरू करा दे। चंदौली से इस वक्त की अहम खबर, स्कूली बस पलटी है। चंदौली से बड़ी खबर, सड़क के किनारे यह स्कूल बस पलटी है। 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली छात्र घायल हुए हैं इस हादसे में। दर्दनाक हादसा, घायलों को चकिया के अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। जो इस हादसे में छात्र घायल हुए उनका इलाज फिलहाल जारी है। चंदौली से बड़ी खबर, बस का चालक भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। तो अफरा तफरी का माहौल, लोगों का जमावड़ा। इस हादसे के दौरान जो छात्राएं घायल हुए उन्हें फिलहाल अस्पताल भेजा गया है, इलाज जारी है। तो बाबूरी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। सड़क के किनारे यह स्कूल बस पलटी, फिलहाल वजह क्या रही ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। अचानक से ये बस कैसे पलटी, हादसे की वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन जो टीम है, प्रशासनिक अमला है, वो मौके पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य जारी है। जो इस हादसे में घायल हुए बच्चे, उनको फिलहाल स्कूल माफ कीजिएगा अस्पताल भिजवाया गया और इलाज जारी है। हालांकि ड्राइवर भी इस हादसे का शिकार हुआ है, गंभीर चोट आई है और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जो स्कूली बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो फिलहाल इस बस में हैं और अचानक से कैसे पलट गई ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। चंदौली से ये खबर सामने आ रही है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ और कई बच्चे इस हादसे की जद में जो कि घायल हुए हैं। अश्वनी मिश्रा इस खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं। अश्वनी, क्या वजह साफ हो सकी, यह हादसा कैसे हुआ, अचानक बस पलट गई? जी, बताना चाहेंगे कि ये मामला बाबूरी थाना क्षेत्र के गोगहरा कमरिया गांव के समीप का है, जहां आरबीएस स्कूल चकिया से बस बच्चों को छोड़ने के लिए घर जा रही थी। उसी दौरान सड़क पर आगे कोई वाहन आ गया, उसे बचाने के चक्कर में बस चालक ने एकाएक ब्रेक मार दिया, जिससे बस सड़क के किनारे पलट गई और उसमें सवार लगभग दर्जन भर बच्चे घायल हो गए। उसमें 2 शिक्षिकाएं भी थी, जिसमें एक शिक्षिका भी घायल हो गई है, चालक भी घायल हो गया है और 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार किया जा रहा है चकिया संयुक्त जिला चिकित्सालय। अश्वनी, क्या इन बच्चों के पेरेंट्स को इस बात की खबर दे दी गई? और हालांकि बताया जा रहा है कि जो बस चालक है वो भी गंभीर रूप से घायल है।
जी हाँ, बच्चे स्कूल से बस बच्चों को स्कूल से लेकर घर छोड़ने जा रही थी और उनके आसपास के गांव के पास ही यह दुर्घटना हुई है। और बस पलटने के बाद कई परिजन मौके पर तत्काल पहुंच गए और अपने अपने बच्चों को लेकर निजी हॉस्पिटल और जिला संयुक्त चिकित्सालय जहां उनको समुचित इलाज कराना था लेकर के भागने लगे। और जिला प्रशासन भी तत्काल मौके पर पहुंच गया, भोगरी पुलिस पहुंच गई, एसडीएम चकिया दिव्या ओझा पहुंच गई और इस मामले की जांच भी की जा रही है। हालांकि घायलों का उपचार किया जा रहा है, 5 बच्चे घायल हैं, चालक घायल है और एक शिक्षिका घायल है। सभी का उपचार किया जा रहा है। लेकिन हालत हालांकि बेहद गंभीर बताई जा रही है अश्विनी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कितने बच्चे इस बस में थे? लगभग 1 दर्जन बच्चे बस में सवार थे, 11 बच्चे थे। तो राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है? हाँ, बच्चों को निकाल लिया गया है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा लिया गया है और सबका इलाज चल रहा है। सभी लोग बताया जा रहा है कि खतरे से बाहर है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल 5 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और करीब 12 बच्चे सवार थे इस बस में। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलदीप राणा जी का रुख करेंगे। आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए, बीच में रोकना पड़ा। विपक्ष कुलदीप राणा जी, जिस तरीके से विपक्ष जो आरोप लगा रहा है या ये कहा जाए कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि रक्षा यात्रा के जरिए शुरुआती दौर में विपक्ष सवाल उठा रहा है और ये लाजमी है, जिस तरीके के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि शिलापट को केदारनाथ धाम से ले जाकर दिल्ली में शिलान्यास किया गया, इस बात पर भी आपत्ति, और क्यूआर से आज भी चंदा वसूला जा रहा है, इस बात से भी आपत्ति है। देखिए, ये कुछ चीजें ऐसी हैं। देखिए, मैं पहले अपनी पूरी बात कर लूं जी जी कि भारतीय संस्कृति में जो चीजें रही हैं हम उससे इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। और चूंकि ये चीजें भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही हैं, कर्मकांड, पूजा पद्धति, अलग अलग समुदाय धर्म की अलग अलग विधियां हैं, हिंदू धर्म की एक अलग अपनी विधि है, ठीक है। मैं कहीं अगर मेरी कोई बात गलत हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है ना। लेकिन ये जो बार बार हिंदू मंदिरों पर व्यवसायीकरण वाली बात कही जाती है, ये बड़ी आपत्तिजनक है जी। देखिए, मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात रख रहा हूं। अगर किसी हमारे कोई व्यक्ति को कोई बीमार हो जाता है और आप उसे अस्पताल में ले जाते हैं, तो जिस प्रकार की उसकी बीमारी होगी उसी के अनुसार डॉक्टर जो है उसका उपचार करता है, उसको रेमेडी, उसको दवाइयां उपलब्ध कराता है, ठीक है। वैसे ही हिंदू धर्म पद्धति में, हमारी वैदिक पद्धतियों में ये आध्यात्मिक उपचार हैं और उसकी भी अलग अलग रेमेडी है, ठीक है। अब अगर हम इनको इस तरीके से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि जितने हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रवक्ता जो हम बात कर रहे हैं, हम सबके घरों में पूजा होती है, ठीक है। सावन का महीना चल रहा है, कोई शिव की आराधना कर रहे होंगे, ठीक है ना। उसमें भी अलग अलग प्रकार के पूजा पद्धतियां हैं, ठीक। तो ये उस पर निर्भर करता है कि भाई कौन व्यक्ति क्या करवा रहा है और उस पर उस चीज की लागत आती है, क्योंकि उन तमाम पूजाओं के लिए जो पदार्थ आपको लाने पड़ते हैं उन पर उनका खर्चा होता है, उनको लेके आना होता है। किसी पूजा में कम लोग लगती हैं तो उसकी लागत कम आती है, किसी में ज्यादा लगती है तो उसकी लागत ज्यादा आती है, ठीक है। और ये जो सारी चीजें होती हैं, इसका लाभ किसको मिलता है? उस समाज को मिलता है। उस समाज में जो लोग हैं, जो वहां पर व्यवसाय कर रहे होंगे, अगल बगल दुकानें होंगी, वहीं से वो पदार्थ लिए जाते हैं, ठीक है। हमें यह भी जरूर सोचना होगा कि दोनों दलों से, मैं तीनों दलों से ये बात कह रहा हूं कि राजनीतिक लाभ हानि को देखते हुए भले हम कितनी भी राजनीति कर लें, लेकिन हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हम मुद्दों से सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन बिखरे हुए समाज के साथ क्या हम कितने आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल। हमारी सरकार मजबूत बन जाएगी, हम अच्छे विधायक लेके आ जाएंगे, अच्छी प्रचंड बहुमत की सरकार बना लेंगे, लेकिन अगर एक हम अच्छा समाज नहीं बना पाएंगे, एक सुसंस्कृत समाज नहीं बना पाएंगे, तो फिर इसका हमें क्या लाभ होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अभी स्थितियां क्या हो रखी हैं कांग्रेस के साथ। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि कांग्रेस में जो बदलाव धार्मिक आधार पर हो रहा है, ये अभी हाल ही में निकल करके आया है, ठीक है। कांग्रेस ने जो केदारनाथ की रक्षा यात्रा निकाली है जी,
पहली बात तो ये है कि क्या हम कौन होते हैं अपने ईश्वर की रक्षा करने वाले, जिसके आगे हम खुद हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा करना। आज हम उसकी रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक थोड़ा सा मतलब हास्यास्पद है ये कहना, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ ठीक है, ये गलत हुआ कि केदारनाथ मंदिर के धाम को एक नए रूप में वहाँ दिल्ली में उसके व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तैयार किए जाने की बात उठ रही थी, और जो बातें हुई वो गलत है, हम इसको मानते हैं। लेकिन मंदिर से मंदिर बन रहा था तो गलत था। यहाँ मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बन गई, कोर्ट ने दखल दिया। मामले चाहे अयोध्या का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसका हल निकला। आज काशी में विश्वनाथ में ज्ञानवापी का प्रकरण हो, सुप्रीम कोर्ट में है। आपके कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह का मामला हो, वहां वो है। तो कांग्रेस को थोड़ा सा अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, क्योंकि जनता इतनी मूर्ख नहीं है। कांग्रेस के साथ एक समस्या ये हो रही है कि वो पिक एंड चूज की राजनीति जो है ना, उसको लग रहा है कि ये मुद्दा अभी गर्म है। और केदारनाथ इत्तेफाक की बात रही कि केदारनाथ की सीट अभी वैकेट हो गई। अगर केदारनाथ की सीट वैकेट नहीं होती तो क्या ये रक्षा यात्रा निकलती? ठीक। दूसरी चीज, भाजपा के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि भाजपा को लगता है कि वो भारत में या उत्तराखंड में हिंदुत्व के और भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े झंडे बरदार हैं। ठीक। अगर इन्हीं से बात पूछ लिया जाए कि सनातन कहां से निकल करके आया, सनातन की चीजें क्या हैं, हिंदू धर्म की में क्या व्यवस्थाएं हैं, तो मैं नहीं समझता, शायद हमें भी नहीं पता होगा उतना। हमारे तीर्थ पुरोहित सेमवाल जी बैठे हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन शायद हमें भी उन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी। हमें भी अपने हमें तो वेदों का क्रम भी ढंग से ज्ञात नहीं होगा। लेकिन समस्या क्या है कि जब हम झंडे बरदार बन जाते हैं तब हमें लगता है कि हम ही सही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें गलत हैं। जनता चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से समझती है। जब उत्तराखंड नहीं था तब केदारनाथ सीट पे कांग्रेस भी जीती थी, बद्रीनाथ विधानसभा पे कांग्रेस भी जीती थी। तो जो आज कांग्रेस आरोप लगा रही है बद्रीनाथ और केदारनाथ ये धामों चीजें तब भी वैसे ही थी। और ये मुझे लगता है कुलदीप जी सभी जानते हैं, आज जिन बातों को लेकर आरोप विपक्ष लगा रहा है वो विपक्ष के भी टाइम पर चीजें वैसी ही थी, और आज उन्हीं बातों को लेकर, बिंदुओं को लेकर विपक्ष उठा रहा है, सवाल उठा रहा है। मंजू त्रिपाठी जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि इसीलिए शुरुआत भी आपसे की थी, जिस तरीके के सवाल निकलकर विपक्ष की तरफ से सामने आए। दीपक जी आते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आप लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा सनातन हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैसे? बिल्कुल। देखिए, ये यात्रा क्यों हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने निकाली है, क्योंकि धर्म के नाम पर ही साथ ही राजनीतिक खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य यही है कि देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है कि किस तरह से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह आप देखिए 228 किलो सोना जो है पीतल में परिवर्तित हो जा रहा है। अगर इतने बड़े ठेकेदार अच्छी बात है, पहले तो ये तय करना होगा विपक्ष को कि क्या कहना है, क्योंकि सदन में आपके ही नेता बोलते हैं कि हिंदू मतलब हिंसा नहीं है। ये बात तोड़ मरोड़ कर जो बताई जाती है वो नहीं है। उन्होंने संसद भवन में कही भी बात है, रक्षा के शिव जी को रक्षा की बात हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा। और जहां तक बात कांग्रेस की है तो हमारे देश की लड़ाई हमने अपना लहू बहाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मनिरपेक्षता है, डेमोक्रेटिक इंडिया है, सबने मिलकर सबने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो अच्छी बात है, लेकिन ये जिस तरीके से हिंदुओं की आस्थाओं को लेकर धार्मिक आस्था का जिक्र हो रहा है, सनातन धर्म की बात हो रही है और धार्मिक स्थलों में व्यवसायीकरण का जिक्र हो रहा है, तो मंजू जी आपने देखा होगा इसको किसने व्यवसायीकरण में तब्दील किसने किया, ये भी तो राजनीतिक दलों को समझना होगा। अयोध्या में आपने देखा, वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि भाजपा वही है कहानी कि भाजपा दिखा दी हमने, ये कर दिया वो कर दिया ये वो कर दिया। पुराने लोग कहते हैं कि जलता हुआ खाना अगर आप खाएंगे तो मुंह जलेगा। तो ये लोग जो है कि बड़े बड़े ठेकेदारों को
खूब बढ़िया दे देते पैसे, बड़े बड़े ठेके दे देते, जल्दी जल्दी देश को दिखा देते। उसका परिणाम अयोध्या में इनको उसका जवाब मिल गया। जो अयोध्या के ठेकेदार बन रहे थे, कहाँ गई वो ठेकेदारी आपकी? अयोध्या का मंदिर टपकने लगा, एयरपोर्ट टपकने लगा, रोड पे बाढ़ आ गई है जो अयोध्या में कभी नहीं आती थी। अयोध्या शहर में मैं जानती हूँ अयोध्या की स्थिति, क्योंकि मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ। तो अयोध्या ने क्या दिया? इनके मुंह पे तमाचा मारा। बद्रीनाथ में क्या हुआ? हर धार्मिक स्थल बहुत बड़े गए, ठेकेदार बनते हैं, क्यों हर धार्मिक स्थल पर हारते जा रहे हैं? तो भगवान है, वो बोलते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। इनकी अगर नियत साफ नहीं है तो उसका जवाब जनता दे रही है। और ये ठगने का काम जनता से जरूर कर सकते हैं, पर ईश्वर से नहीं कर सकते हैं। इतनी दीपक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे। दीपक जी। सोनी जी। सतवीर जी आते हैं। सोनी जी, ये जो बारकोड वाला मामला है, ये इस प्रदेश के लिए नया नहीं है। जब ये यात्रा मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा। आते हैं सतवीर जी आते हैं, आपको टाइम मिलेगा। बद्रीनाथ में भी बड़े बड़े बारकोड लगाए गए, और जब बीकेटीसी से सरकार से पूछा गया कि किसके कहने पे लगाए गए, तो बीकेटीसी ने साफ मना कर दिया, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये दूसरी घटना। अब ये और शिलान्यास, बुराड़ी में शिलान्यास होता है सुबह, और शाम को क्यूआर कोड जारी हो जाता है। तो क्यों ये चंदे का ही सारा गेम था। इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि हमारे मंदिरों का व्यवसायीकरण के लिए, राजनीतिकरण तो भारतीय जनता पार्टी धर्म का बहुत पहले कर चुकी थी, अब व्यवसायीकरण भी करने में उतरा हुई है, ये अब ये कहना है। और दूसरा ये कि लगातार एक बात उठ के आ रही है, 228 किलो सोना जो केदारनाथ में नहीं लगा। आप 2 साल से इसमें एक समिति गठित हो रखी है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है अब तक। आप यकीन मानेंगे, अब तक उसकी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। बीकेटीसी का कहना है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप 3 साल पहले के समाचार पत्रों के सारे उठा दीजिए, सारे समाचार पत्रों की हेडलाइन देखिए क्या थी, और उसके बाद जब शीतकालीन के बाद जब दोबारा मंदिर खुले, तब उसके बाद क्या वहां पर हुआ। तो ये सारे के सारे जो प्रकरण हैं, ये कहीं ना कहीं पर दिखाता है कि जो हो रहा है, ये जो जनता को दिखाया जा रहा है और जो वास्तविकता में है, इनमें पूर्णतः विरोधाभास है। ठीक है, इस बात का जवाब सत्यवीर जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले रजनीकांत जी का रुख करेंगे। रजनीकांत सेमवाल जी, आपका रुख करेंगे, क्योंकि बार बार व्यवसायीकरण का जिक्र जिस तरीके से राजनीतिक दलों की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है, राजनीतिकरण पहले ही होता आ रहा है और ये आज से शुरुआत नहीं हुई। अब व्यवसायीकरण का जिक्र कि किस तरीके से चंदा वसूला जा रहा है क्यूआर कोड के जरिए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सोनी जी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं, बीच में आपने एक न्यूज अभी घटना के बारे में दिखाया कि चंदौली में बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं मां गंगा से उनके अच्छे स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उसमें जो टीचर भी थे या उसका ड्राइवर था, सभी की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं जल्दी से। और जो आप बातें ये व्यवसायीकरण की कर रहे हैं, ये तो अब व्यवसायीकरण होने की बात लाई जाती है, लेकिन जो असल में आप केदारनाथ धाम लीजिए, बद्रीनाथ लीजिए, गंगोत्री यमुनोत्री लीजिए, जब पांडव आए थे, उन्होंने उनका निर्माण किया था, तो क्या उन्होंने उस समय व्यवसायीकरण की बात सोची होगी? नहीं, उन्होंने मोक्ष की कामना की बात सोची। बिल्कुल। जब आद्य गुरु शंकराचार्य जी आए थे, तो उन्होंने कौन सा वहां पे दान पात्र लगाने की बात सोची होगी? कभी नहीं सोची होगी। उन्होंने कहा, इसलिए उस पुनर्स्थापना की होगी कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, अपने पूर्वजों के लिए, अपने मन की कामना के लिए, अपने मोक्ष की कामना के लिए, अपने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उन धामों की रचना की गई थी। अब व्यवसायीकरण तो आज के हम कलयुग के जो प्राणी हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और तमाम और लोग जो टीका टिप्पणी करते हैं, उन लोगों की समझ है। लेकिन धामों की रचना किसी दान पात्र के लिए नहीं की गई। हाँ, और जो आपको दान करना है वो तो किसी भी, इतने शहर मुंबई से आता है, साउथ से आता है, वो दान पात्र तो अपने गली मोहल्ले में जो भी मंदिर होते हैं, वहां पे भी मंदिर, वो वहां भी जाता है। वो क्यों हिमालय की तरफ आता है? वो हिमालय की तरफ इसलिए नहीं आता कि वो दान उसको देना है, वो अपने हिमालय में इसलिए आता है क्योंकि उसको शांति चाहिए, उसको मन की शांति चाहिए। अपने पूर्वजों के लिए वो मोक्ष की कामना करता है, वो आत्मिक शांति के लिए आता है। तो वो उस व्यवस्था को जब वहां पे देखता है कि वो 2 दिन रहता है, और उस कठिन परिस्थिति में जब अपने आप को पाता है, और वो ये देखता है कि यहाँ के तीर्थ पुरोहित, यहाँ के व्यवसाय वाले जो भी हैं, वो किन कठिन परिस्थितियों में यहाँ पे हम लोगों को दर्शन करवा रहे हैं। जिस तरीके से कह रहा है भाई, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब पंडा पुरोहितों की नाराजगी को भी बखूबी विपक्ष ने उठाया
और क्या अब माना जाए कि सीएम धामी से इस मुलाकात के बाद अब समस्या का समाधान होगा, नाराजगी खत्म होगी? सत्यवीर जी आते हैं। रजनीकांत जी, ये कल ही हम चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत गई थी और हमने सबसे पहले जब ये प्रकरण दिल्ली में केदारनाथ का हुआ था तो हम चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ज्ञापन देने गई थी। उस दिन सीएम साहब हमें नहीं मिल पाए क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक थी, तो लेकिन जो उनके प्रमुख सचिव हैं शैलेश बगोली जी, उनके माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था और इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था। जब कल हमारी मीटिंग हुई उसी के बाद एक कैबिनेट में बिल पास करवाने की बात कही गई है कि इस नाम से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। और कल धामी जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो तमाम उन सरकारों से, चाहे वो अलग अलग राज्यों में, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, उन्होंने इसमें सरकार हस्तक्षेप करेगी, वहां की सरकारों को बताएगी कि आप इस नामों का यूज नहीं कर सकेंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और इस पे हम उम्मीद करते हैं कि धामी जी इस पे त्वरित कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। सत्यवीर जी, अब आपका रुख करेंगे क्योंकि दीपक जी की बात को आपने बखूबी सुना और उस सवाल का जवाब भी आपसे लेंगे। सत्यवीर जी, समय तो मुझे लगता है कि आप इतना नहीं दोगे जितना कि इन्होंने प्रश्न उठाए हैं, फिर भी जितना आप मुझे समय दोगे उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्तर देने की उसका जवाब दे दीजिए बस। प्रयास करूंगा मैं। वैसे मैं बड़ा अचंभित रह गया, कुछ ही क्षणों में मैंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष को यशस्वी बोल रहे थे, मगर दूसरे सेगमेंट में सीधा प्रदेश अध्यक्ष पे आ गए, तो देख सकते हैं कितना बदलाव आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की नीति क्या रही है। जब 2014 के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के तमाम आला नेता बैठते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसके हेड बनाते हैं ए के एंटोनी से क्या सार निकल के आता? उन्होंने कहा सॉफ्ट हिंदुत्व हमें खेलना चाहिए। वही ये सॉफ्ट हिंदुत्व है। जब चुनाव आते हैं तब इस प्रकार का ये विलाप करते हैं। ये उत्तराखंड में सत्ता से दूर रहने का संताप मात्र है। और जो क्यूआर कोड की बात यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा, इस प्रकार का कोई भी क्यूआर कोड नहीं, ये केवल विद्वेष की भावना से किस प्रकार से उत्तराखंड का सौहार्द और शांति चैन अमन को भंग किया जाए, जिस प्रकार से उत्तराखंड में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य फिलहाल नजर नहीं आ रहा है मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए। मैं सोनी जी में कंप्लीट कर लेता हूं। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो ये अभी अपने नेता को बचाने का कांग्रेस की पार्टी की प्रवक्ता कर रही थी कि राहुल गांधी ने इस प्रकार का बयान नहीं किया। उन्होंने तो आपको ही नकार दिया कि इस प्रकार का कोई संसद के अंदर बयान नहीं दिया। कोई ज्यादा पुराना नहीं, 1 महीने पुराना बयान है, जरा उठा के देख लीजिए। ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा आपको खोजने के लिए, गूगल बाबा के पास चले जाइए। और जिस फोटो की अभी मंजू जी बात कर रही थी, उन्हें शिव जी की मूर्ति दिखाई, तो माननीय मैं आपको बड़े सम्मान के साथ बताना चाहता हूं, केदारनाथ में उस शिव वो जो मंदिर है वो बाबा भोलेनाथ का ही है। और उसके बाद उसके बाहर जो है नंदी बाबा है। प्रत्येक मंदिर के बाद नंदी बाबा होते हैं। मगर 1966 में इसी कांग्रेस पार्टी की नेता थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जब करपात्री जी महाराज यात्रा निकालते हैं गोवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए, तो संसद भवन के बाद पहली बार देखा कि साधु संतों का नियत साधु संतों पर किस प्रकार से गोलियां चलाई गई। तब करपात्री जी महाराज ने कहा था कि मैं इन साधु संतों का खून माफ करता हूं, मगर जो ये नंदी यहां पर मारे गए और जो ये गोवंश यहां मारा गया, इसका दुष्परिणाम आपको आने वाले समय में देखना पड़ेगा। उनकी एक एक बात आज सत्य साबित हो रही है। और करपात्री वो होते हैं जो जिनके हाथ में जितना अन्न आ जाता है उससे बाहर वो एक दिन का भी भोजन नहीं करते हैं। इन्होंने सनातन को, और मैं आपको बताना चाहता हूं, केदारनाथ तो केवल राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। मैं आपको बता दूं कि हमने कभी भी धर्म को आगे लेके, वैसे राजधर्म होता है, राजधर्म के अनुसार ही देश का धर्म चलता है और उसके अनुसार हमारी सरकारें काम कर रही है। सोमनाथ का जो अभी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ भी है, सोमनाथ भी है। तो उस सोमनाथ का जब पुनर्निर्माण होता है, पुनरुद्धार होता है, उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इस देश के गृह मंत्री सरदार पटेल जी जब उसका पुनरुद्धार करते हैं, तो आप देख लीजिए किस प्रकार से दरकिनार उनको कर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के तत्कालीन। अच्छा हुआ सत्यवीर जी आपने रिमाइंड करा दी ये सारी चीजें। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ कुलदीप जी जुड़े हुए हैं। फाइनल कॉमेंट आपका ले लेते हैं। कुलदीप राणा जी, उपचुनाव में राजनीतिक लाभ के लिहाज से ये सारे बयानबाजी जो है नजर आ रही है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, 2 उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और इसमें कोई दोराई नहीं है कि कांग्रेस ने जो यह यात्रा निकाली है, कहीं ना कहीं उसका लक्ष्य जो है वो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर के है।
कहीं ना कहीं इसका लाभ उसको दिखाई तो देगा, क्योंकि अभी जो पिछले कुछ समय में जो घटनाएं घटी हैं उससे उस क्षेत्र में थोड़ा सा राजनीतिक माहौल में उत्तेजना तो पैदा कर दी है। जो चाहे वो केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनने वाली बात हो दिल्ली में, या इन तमाम सारी चीजों को लेकर के एक थोड़ा सा माहौल बीजेपी के खिलाफ गया है। ठीक है ना। आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने वहां जाकर के केदारनाथ में गए हैं और वो चीजें प्रयास की हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने जो तैयार किया है माहौल तैयार करने की दिशा में जो आगे कदम बढ़ा रही है उसको काउंटर करने की तरफ से उन्होंने एक मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है। दूसरी चीज ये है कि इस समय जो उत्तराखंड की राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें केदारनाथ का चुनाव कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के राजनीतिक भविष्य की तरफ भी इशारा करता है। और ये चुनाव उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लिए एक बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसी से उनके राजनीतिक भविष्य को भी आंका जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से चीजें यहाँ रही हैं कि एक मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कभी कर नहीं पाया, 5 साल वो कर नहीं पाया, और लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थितियां यहाँ पैदा हुई हैं, जो राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हुई हैं, तो ऐसे में केदारनाथ का उपचुनाव एक बड़ी भूमिका में होगा, क्योंकि 2 उपचुनाव में उनको नुकसान हुआ है। बिल्कुल। अब उस नुकसान की भरपाई होगी कैसे, क्या हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और ये देखना होगा कि उपचुनाव में किस तरीके से राजनीतिक जो लाभ है ये राजनीतिक पार्टियों को कितना मिल पाता है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।